उसमें हमें किस चीज़ के ऊपर जो है वो आप लोगों के सुझाव चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर आप इंटरेक्शन चाहते हैं। और मैं भी उस पूरे ग्रुप में जो आने वाले मैसेज थे उनको मैं फॉलो कर रहा था। मैं बेसिक जो भी आपके सब डॉक्टर्स की जो सबसे बड़ी समस्या मैं पकड़ पाया हूँ, वो यही पकड़ पाया हूँ कि बहुत सारे जो डॉक्टर साहबान हमारे वो डिजीज़ सेंट्रिक होकर के चर्चा करना चाहते हैं। नहीं एक पर्टिकुलर डिजीज़ के अनुसार, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बोला गया कि कैंसर के अंदर, आर्थराइटिस के अंदर या फिर सीआरएफ क्रोनिक रीनल एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर सो एंड सो व्हाट्सएवर बहुत सारी लिकोडर्मा है, स्किन डिजीजेस, डायबिटिक्स है। डॉक्टर साहिबा हमें सबसे पहले एक मूल मंत्र के ऊपर आना पड़ेगा। वो मूल मंत्र मैं आज आपसे सबसे पहले शेयर करूंगा। वो यही है कि हमें इलेक्ट्रोपैथी के अंदर अगर हम डिजीज फोकस होकर के काम करें तो शायद हमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी, एक नंबर। और अगर आप कहेंगे कि अगर डिजीज सेंट्रिक हम नहीं होंगे, डिजीज फोकस हम नहीं होंगे, तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? देखिए डॉक्टर साहिबान, मैं आपको एक बात बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी अदर सिस्टम से अलग हट करके है। ये एक डिफरेंट सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम डिजीज मीन सिम्टम एंड साइंस के ऊपर काम करने वाला सिस्टम नहीं है, ये पॉजिटिव फैक्टर्स के ऊपर काम करने वाला सिस्टम है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो हमारी मेडिसिन है, आप समझते हैं कि ये मेडिसिन है क्या है? ओनली बेसिक 38 मेडिसिन के ऊपर हमने वर्क करना है। आपको मालूम है मोर देन 3 lakhs टाइप ऑफ डिजीज इस यूनिवर्स के अंदर रहती है। तो आप समझिए कि अदर सिस्टम में ईच एंड एवरी डिजीज के लिए कोई ना एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है, जबकि यहाँ मेटी ने आपको इतना इजी सिद्धांत कर दिया जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि आपको कॉज फोकस करना है। केवल क्या होता है कि कारण एक होता है और उसके ऊपर हमें अपीयर करने वाली जो डिजीजेज होती है वो 10-20 होती हैं। तो इसका मतलब क्या, हमें अदर सिस्टम की तरह हमें नो, हमें उस रूट कॉज को सबसे पहले एवेल्यूएट करना है डायग्नोसिस के थ्रू। जब तक आप उस डायग्नोसिस को नहीं पकड़ेंगे तब तक दोस्तों आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस में मींस इलेक्ट्रोपैथिक प्रैक्टिस में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस मूल मंत्र को अपने माइंड में रख लीजिए। मैं इसीलिए कहता हूँ अक्सर अपने सेमिनार्स के अंदर या अपने एजुकेशन सेशंस के अंदर, वी हैव ओनली 38 बेसिक मिसाइल्स। ये ऐसी मिसाइल्स है मैटी जी ने जो आपके लिए बनाई है कि एक एक मिसाइल्स हजारों हजारों डिजीज के ऊपर जो सब अपना एक्ट करती है। बट हमें उस मिसाइल्स का एग्जैक्ट जो एलोकेशन करना होता है, एग्जैक्ट एलोकेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि S1 कहाँ काम करती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि S1 कहाँ काम करती है। S1 के दायरे में कौन कौन से सिस्टमिक डिजीजेस आती हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। हमें डिजीज वाइज नहीं देखना है कि ये सरदर्द के ऊपर काम करती है, ये उल्टी के ऊपर, वॉमिटिंग के ऊपर काम करती है, सर्वाइकल के ऊपर काम करती है, किडनी फेलियर के ऊपर काम करती है। हमें डिजीज को नहीं देखना है, हमें ये देखना है इस बॉडी के अंदर। आप अगर फिजियोलॉजिकली इसको स्टडी करेंगे, देयर आर ओनली 9 सिस्टम ऑफ सेगमेंट्स। जो हमारे बॉडी के 9 सिस्टम है, उन सिस्टम में से कोई एक सिस्टम के अंदर हमारी 10 बीमारियां, 20 बीमारियां जो एट ए टाइम हमारे पास नजर आती हैं, तो उसका जो सा एक रूट कॉज होता है। इसलिए जब तक आप उसकी तरफ नहीं ध्यान दोगे, डायग्नोसिस की तरफ ध्यान नहीं दोगे दोस्तों, तब तक आप इलेक्ट्रोपैथी की प्रैक्टिस के अंदर कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। एक पॉइंट। नंबर सेकंड, जो हम हर बीमारी के लिए हम अगर फार्मूला लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तब तो आप बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे कम से कम इलेक्ट्रोपैथी के अंदर। और आज मैं उसका निवारण करने के लिए आपको एक बेसिक फंडा, एक बेसिक मंत्र आपको मैं देने वाला हूं, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा कि आपको किसी भी डिजीज के लिए फार्मूला बनाना कैसे है। शायद मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दी हो, मगर आज मैं चाहूंगा कि अपनी नोटबुक लेकर के उसके ऊपर लिखिए। जो सबसे पहले मैं आपको यही इसी जो सीक्रेट है उसके ऊपर से पर्दा उठाना चाहता हूँ। वो सीक्रेट क्या है वो आप लिखिए। इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि 2-4 ऐसे लोग हैं हमारे कि जो शायद हमारे कुछ सेमिनार्स वगैरह को अटेंड कर चुके हैं, राइट, वो समझते भी हैं। और कुछ ऐसे भी मेरे को नजर आ पा रहे हैं, शायद जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि जो अभी हमारा 5 डेज सेमिनार हुआ है उसमें भी कुछ लोग शायद अटेंड करके गए होंगे। तो उन 5 दिन के सेमिनार के अंदर
केवल और केवल इसी जो हमने आपको ये सीक्रेट अभी डिस्क्लोज करने वाले हैं, उसी के इर्द गिर्द हमारा जो सा वो इसकी प्रैक्टिस के लिए जो थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, वो हमारा घूमता रहता है। वो सबसे पहले उसके बारे में जानना आपका बहुत ज़्यादा निहायत ज़रूरी है, वो आप नोट करिए। ओनली 2 लाइन्स सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज के अंदर हमें चाहिए, एक चाहिए। अच्छा, मैं आप सबसे पहले आपसे एक आपकी जानकारी के लिए एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, वो ये कि मान लीजिए कि कोई बीमारी, कोई रोगी आपके सामने आता है, तो जब उस रोगी की आप रोग की पहचान करते हो, तो सबसे पहले आप जब उस रोग का ट्रीटमेंट सिलेक्शन में जाते हो, तो उस ट्रीटमेंट सिलेक्शन में किन बातों का ख्याल रखा जाता है? मेजरली 2 बातों का ख्याल रखा जाता है। एक, उसको क्योर करना, नंबर 2 पे उसको हील करना। इसीलिए तो जो हमारी इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन जो सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ये एक होलिस्टिक अप्रोच टू रियल हीलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यानी कि ये बीमारी को केवल ठीक नहीं करता है, बीमारी को दोबारा ना होने के लिए उसको हील अप भी करता है, ताकि उसके बीमारी ना होने के चांसेस आपके लिए 100% एश्योर हो जाए। तो इसके लिए जो 2 लाइन का फार्मूला मैं आपको देने वाला हूँ, उसमें आप पहले लिख सकते हैं नंबर 1 लाइन। नंबर 1 लाइन के अंदर आपको जो सबसे पहले बात आएगी, वो आएगी हमारी क्योरिंग की। मैंने अभी क्योरिंग एंड हीलिंग की बात की ना, तो नंबर 1 लाइन के अंदर उस डिजीज, सो कॉल्ड डिजीज को, इवन जो हमारा कॉजेटिव फैक्टर है, उस कॉज को खत्म करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए जो एक लाइन का फार्मूला होता है, उसके अंदर आपको क्या करना है, किन किन मेडिसिन को सिलेक्ट करते वक्त ध्यान में रखना होता है, जब किन किन सिस्टम को अपने ध्यान में रखना होता है, उसके बारे में लिख लीजिए। नंबर 1 लाइन जो है, उसको हम बोलते हैं क्योरिंग फार्मूला। क्योरिंग फार्मूला, उसके अंदर हम ऐसी मेडिसिन की सिलेक्शंस करते हैं जो उस रूट कॉज को क्योर करे। यानी कि जो मान लीजिए हमारे बॉडी में एक विकार पैदा हो गया है, कोई हमारे बॉडी में कोई स्वेलिंग हो चुकी है, या कोई ओवरग्रोथ फैक्टर हो चुका है, जब कोई भी किसी तरीके का भी ओवरग्रोथ फैक्टर हमारे बॉडी में इंसिस्ट करता है, उसको हम क्योर सबसे पहले कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे मतलब की किडनी के अंदर, किसी भी किडनी के अंदर रोगी के स्टोन आ गया, मान लो उसके नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी आ गया, राइट? मान लीजिए उसके अंदर उसका कीजिंग इवन तक क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने से वो क्रोनिक और एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ को भी जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आ गई ना, 3-4 समस्याएं आ गई, मगर उसको सिस्टम लीड करता है एक ही, वो है किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। अगर हम किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, एक सिस्टम आउट ऑफ दोज 9 सिस्टम में से एक को हम बेसिक पकड़ लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसका सबसे पहले क्योरिंग फार्मूला इसके अंदर लेकर के आते हैं। कैसे बनेगा? नंबर 1, क्योरिंग फार्मूला में जाने से पहले मैं आपको एक बात थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जो हमारे उसमें जो नंबर 1 का जो हमारा एक ग्रुप है, जिसको स्कोरोफ्लोसो ग्रुप बोला जाता है, वो बेसिकली हमारा एवरी टाइप ऑफ डिजीज के लिए जो सब वो एक क्योरिंग फार्मूला बनता है। नंबर 2 पे कैंसरसो ग्रुप, जो कैंसरसो ग्रुप है हमारा, वो हमारा हीलर कहलाता है। यानी कि अदर लैंग्वेज में उसको हम बोला जाए तो उसको हम टिश्यू रेमेडीज करके बोलते हैं। तो जो क्योरिंग एंड हीलिंग, ये जो हमारे ग्रुप है, ये हमारी हर प्रकार के डिजीज में ये एज ए क्योरर, एज ए हीलर ये काम करते रहेंगे। तो नंबर 1 लाइन के ऊपर जो आपने, मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, वो यही है। क्योरिंग फार्मूला के अंदर सबसे पहले लिखिए कि सिलेक्टेड रेमेडी ऑफ एस ग्रुप, जो एस ग्रुप की, क्योरिंग ग्रुप की, जो क्योरिंग फॉर ऑल है, उसके लिए जो हमारे लिए एक मेडिसिन है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। कहाँ से? एस ग्रुप से। एस ग्रुप प्लस नंबर 2 पे एक ऐसी रेमेडी सॉरी सर रिपीट करिए सर, आपकी आवाज कट गई। वेट अ मिनट प्लीज, वेट अ मिनट। डॉक्टर्स, अभी आपको ये फॉर्मूला लिखवाया जा रहा है। इसमें आपको बताया गया है कि ये 2 लाइंस का जो फॉर्मूला है, इसमें हम आपको दोनों लाइंस के कंपोनेंट्स शेयर करेंगे। पहले आप उन लाइंस के कंपोनेंट को लिख लीजिएगा।
उसके बाद जब एक बार आप उसे लिख लेंगे और आपको वो कंपोनेंट्स की बेसिक ब्रीफ कर दी जाएगी, तो उसके बाद आपको उसमें जो फर्दर ब्रीफ है उसके लिए भी आपसे शेयर किया जाएगा। पर तब तक आप जो ये आपको बात बताई जा रही है उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जी, मैं ये बताने वाला था कि जो पहली लाइन है हमारी, उसके अंदर जो क्योरिंग फार्मूला हमने बनाना है, सबसे 1 नंबर लाइन का जो फार्मूला मेन है, उसमें सबसे पहले आता है रेमेडी फ्रॉम एस ग्रुप, यानी कि स्कोरोफ्लोसो ग्रुप से कोई एक विशेष रेमेडी जो उस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर वर्क करती है, राइट। 1 नंबर प्लस इसके अंदर सेकंड रेमेडी हमने जो ले वो हमने ले कि जो पर्टिकुलर, अगर हमने एलोकेट कर लिया कि ये जो समस्या है, ये इसका जो रूट कॉज है वो लंग्स के अंदर है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर है, या फिर किडनी के अंदर है, या फिर ब्रेन के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर है, या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर है, या हिपोपोटिक सिस्टम के अंदर है, अगर वो सिस्टम हमें एवेल्युएट हो जाता है, जो कि लगभग 90% जो हमारे पास पेशेंट आता है वो पहले से ही, क्यों फ्रेश पेशेंट एकदम से हमारे पास आने की चेष्टा आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मगर जब वो भटक करके कहीं से आता है तो आपके पास बहुत सारे रिपोर्ट्स वो लेकर के आता है, वहां से हम थोड़ी हेल्प ले सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पेशेंट पर्टिकुलर इस सिस्टम से रिलेट करता है। तो सेकंड नंबर पे उसके अंदर क्योरिंग रेमेडी में एस ग्रुप की मेडिसिन प्लस पर्टिकुलर सिस्टमेटिकल या सिस्टम रेमेडीज, यानी कि सिस्टम रेमेडीज कौन सी होती है वो भी आपको आगे जाकर के हम बताएंगे। नंबर प्लस इसके अंदर 3 नंबर रेमेडी हमने करनी होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्योरिंग मेडिसिन प्लस सिस्टमिक मेडिसिन प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, नॉट मोर देन 3 मेडिसिन रेमेडीज। इसके अंदर आप 3 मेडिसिन से ऊपर मेडिसिन मिक्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता चल गया कि इसमें उस सिस्टम को क्योर करने वाली रेमेडी भी आ गई है और उस सिस्टम की स्पेसिफिक रेमेडी भी आ गई है और उस सिस्टम की पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर आ गई है। ये हमारा एक लाइन का क्योरिंग फार्मूला बन गया। अब नंबर 2 पे फार्मूला, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी हीलर मेडिसिन है उसको हम क्या बोलते हैं, कैंसरेसो रेमेडीज। जो कैंसरेसो रेमेडीज प्लस यानी हीलर रेमेडी प्लस आप करेंगे हेरिडिटिक मीन्स जितने भी हमारे पैतृक अनुवंशिक जो रोग होते हैं, यानी कि हम बोलते हैं पिता माता से या हमारे फैमिली टू फैमिली आगे हमारा जो भी एक जेनेटिक फैक्टर से, जीन्स फैक्टर से जो डिजीज हमें ट्रांसफर होती है, जो हमारे फार फादर से, फार फैमिली से, तो उसकी जो रेमेडी स्पेशल होती है वो भी हमने हीलर के अंदर डालनी होती है। प्लस आपको बता दिया हीलर रेमेडी विद इन ब्रैकेट ले लो कैंसरेसो ग्रुप प्लस हेडेट्रिक रेमेडी यानी कि पैतृक अनुवंशिक दवा। नंबर 3 नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझते हो कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो 9th ग्रुप हमारा है वो इलेक्ट्रिसिटीज का है, उसके अंदर हमें 5 टाइप के इलेक्ट्रॉन फ्लूइड देखने को मिलते हैं। उसमें 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 नेगेटिव होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं बात करूं, अगर दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा रहते हैं, जैसे मान लीजिए रेड इलेक्ट्रिसिटी वो पॉजिटिव इन नेचर है, बट अगर मैं उसका वाइस वर्सा लूंगा, मैं वो येलो इलेक्ट्रिसिटी लूंगा, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं ब्लू इलेक्ट्रिसिटी लूंगा, सिलेक्ट करूंगा एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लूइड, तो मेरे को उसका वाइस वर्सा जो सा है वो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी लेना पड़ेगा, राइट। तो ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमारा 9th ग्रुप है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, अब मैंने क्या किया, अगर मैंने एस ग्रुप की एक मेडिसिन डाल ली पहले नंबर पे जो क्योरिंग फार्मूला के अंदर, प्लस सिस्टम की मेडिसिन डाल ली, प्लस मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी उस सिस्टम के मुताबिक, उस सिस्टम में कौन सी पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी काम कर सकती है मैंने उसको ही लेना है, वो भी आपको फर्दर जो वो लेक्चर्स के अंदर मिलेगा, राइट। ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो जाती है। और दूसरी लाइन जो हमारी हुई फिर वो क्या हो गया, क्योरिंग, जो हमारी हीलर रेमेडी मैंने विद इन ब्रैकेट आपको लिखाया कैंसरेसो ग्रुप, प्लस मैंने बोला बेनेरियो मेडिसिन, हेडेटिक मेडिसिन। हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर केवल एक ही हमारी हेडेटिक रेमेडी कहलाती है, वो है बेन ग्रुप। बेन ग्रुप का भी बेनेरियो ओनली वन मेडिसिन है ओरिजिनल, तो उसको हमने हमारे हीलर के साथ मिक्स करना है। प्लस जो मैंने ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी लिया उसका वाइस वर्सा मैंने नीचे नेगेटिव लेना है।
अगर मैंने ऊपर रेड इलेक्ट्रिसिटी सिलेक्ट किया तो नीचे में उसको हीलर के अंदर क्या करूंगा, उसका वाइस वर्सा रेड का येलो इलेक्ट्रिसिटी को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ भी 3 मेडिसिन से ऊपर हम मिक्स नहीं करेंगे। तो अब आपको एक सीक्रेट तो डिस्क्लोज हो गया कि जितने भी डिजीज आप मान करके चल रहे हैं, मान लीजिए किसी ने बोला डायबिटीज के ऊपर मेरे को फार्मूला चाहिए, तो डायबिटीज के लिए आपको एक अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को बोलते हैं पेनक्रियाटाइटिस के लिए मेरे को फार्मूला चाहिए, या मेरे को मतलब लॉस ऑफ इंसुलिन के लिए मेरे को जो फार्मूला चाहिए, मेरे को हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन के लिए फार्मूला चाहिए, ये सारी टर्म एक ही सिस्टम से बिलोंग कर रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने आपको पेनक्रिया विशेष के लिए अगर कोई मैंने आपका फार्मूला सेलेक्ट कर लिया, तो वही हमारे डायबिटीज से लेकर के पेनक्रियाटाइटिस से लेकर के पेनक्रिया कैंसर तक वर्क करेगा, उसमें कोई फर्दर चेंज नहीं होती है, राइट। केवल अगर चेंज आती है एंड में जाकर के तो डाइल्यूशन एंड डोजेस की चेंजेस आती है, उसके अलावा जो रेमेडी हमारी बेसिक रहती है वो सेम ही रहती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 2 लाइन का मैंने आपको फार्मूला बताया दोस्तों, ये आपको हर डिजीज में इसी तरीके से आपको सिलेक्शन में जो है वो रेमेडी को लेना पड़ेगा, तब आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बातों बातों में 3 ग्रुप के अंदर मैंने आपको बता दिया, 3 ग्रुप्स के बारे में बता दिया। पहला मैंने बोला क्योरिंग ग्रुप, दूसरा मैंने बोला हीलर ग्रुप, और तीसरा मैंने बोल दिया 9th नंबर इलेक्ट्रिक फ्लूइड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप। 3 ग्रुप के बारे में बता दिया। फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं, जो हमारा क्योरिंग ग्रुप है वो स्कोरोफ्लोसो, उसके अंदर केवल और केवल हमारे 9 जो वो मेडिसिन रहती हैं, उसमें कौन कौन सी रहेगी आप लिख सकते हैं, S1, S2, S3, S5, S6, फिर S10, S11, S12 एंड S लास्ट, 5 और 4 नो रेमेडी होती हैं, और नो रेमेडी ही हमारी ओवरऑल बॉडी की हर प्रकार के डिजीज को क्योर करने के लिए काम आती है। अब इससे आसान आपको कौन सा सिस्टम मिल सकता है, बट आसान है, मगर जो समझ गया उसके लिए आसान है, जो नहीं समझे, जो सिर्फ फार्मूलों की उलझन में उलझ रहा है दोस्तों, उसको कभी भी आसान नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत बार देखा गया है, बहुत सारे डॉक्टर हमसे जब संपर्क करते हैं तो वो कहते हैं सर मैंने इस मेडिसिन को भी दे लिया, इस मेडिसिन को भी दे लिया, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे को सिस्टमिक मेडिसिन का मतलब क्या है, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्योरिंग मेडिसिन का मतलब क्या है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हीलर मेडिसिन कौन सी है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो कि एस ग्रुप की 9 रेमेडी ही हमारी ओवरऑल 3 लाख प्लस जो इस यूनिवर्स के अंदर पाई जाने वाली बीमारी है उसके ऊपर इंडिविजुअली वर्क करता है, उसको क्योर करने का काम करता है, राइट। केवल हमें यही पता लगाना है उनको किस कॉज के ऊपर हम बेसिक यूज कर सकते हैं, S2 को किसके ऊपर, S3 को किसके ऊपर, तो इसी तरीके से अप टू S लास्ट तक आप इसको कैरी कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप मैंने बोला कैंसरसो ग्रुप। कैंसरसो ग्रुप के अंदर मैंने क्या बोला, वो हीलर ग्रुप है हमारा, राइट। उसके अंदर 10 रेमेडीज है। नंबर 1 C1, C2, C3, C4, C5, C6, C10, C13, C15 और C17, ये 10 मेडिसिन है, यानी कि ओनली 10 टिश्यू रेमेडीज है जो आपके पूरी बॉडी को हील करने आफ्टर डिजीज मींस आफ्टर रूट क्योरिंग, जब आपकी हीलिंग की जाती है तो केवल 10 मेडिसिन ही आपको काम आने वाली है, राइट। तो ये हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। और तीसरा ग्रुप मैंने आपको बोल दिया 9th ग्रुप, उसमें 5 टाइप के हमारे इलेक्ट्रिसिटीज हैं, राइट। उसमें 2 पॉजिटिव मैंने बताया, 2 नेगेटिव। RE एंड ब्लू इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव है, RE का वाइस वर्सा येलो है, और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का वाइस वर्सा ग्रीन है, राइट। 3 ग्रुप हो गए। अब इन 3 ग्रुप के अलावा जो हमारे 6 ग्रुप है वो सिस्टमिक ग्रुप है। आप बोलेंगे उस सिस्टम के अनुसार हमें, मैंने बोला ना कि पहले क्योरिंग फार्मूला के अंदर सिस्टमिक रेमेडी, पहला मैंने क्योरिंग रेमेडी बोला, फिर उसके बाद प्लस सिस्टमिक रेमेडी। तो सिस्टमिक रेमेडी ये कितनी होगी हमारी, टोटल कितनी रेमेडी होगी, 9 + 10 19, 19 + 5 24। इनके अलावा जितनी हमारी बाकी 14 रेमेडी बची वो हमारी सिस्टमिक रेमेडी है, वो एक एक सिस्टम के लिए पर्टिकुलर वर्क करती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब चौथे नंबर का ग्रुप बीच में, 9वें नंबर का छोड़ दो, पहला नंबर 2 नंबर आ गया, तीसरा नंबर ग्रुप कौन सा है, इंजेक्टको ग्रुप। इंजेक्टको ग्रुप हमारा ब्लड सिस्टम के लिए वर्क करता है,
कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। जहां खून बनता है वहां से लेकर के खून की डिलीवरी हमारे पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के लिए जाता है। जहां जहां वो खून के रूप में जा रहा है तो उसके लिए हमें केवल इंजेक्टको ग्रुप को ही इस्तेमाल करना है। इंजेक्टको ग्रुप में कितनी रेमेडी है? 3। इंजेक्टको 1 यानी कि A1, A2, A3, ये 3 तो मेडिसिन है ना। इन 3 मेडिसिन का ब्लड के रिगार्डिंग, ब्लड सिस्टम के रिगार्डिंग जितने भी हमारे रूट कॉज है, जितनी हमारी डिजीज है, उसमें सिस्टमिक रेमेडी के तौर के ऊपर इन तीनों में से ही किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, राइट। नेक्स्ट, ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर ग्रुप हमारा कौन सा आ गया? नेक्स्ट हमारा ग्रुप आता है पेट्रोरेल। पेट्रोरेल यानी कि पी ग्रुप। पी ग्रुप में कितनी हमारी मेडिसिन है? मात्र 4, राइट। 4 में P1, P2, P3, P4, राइट। और जो पेट्रोल ग्रुप है ये किस पर्टिकुलर सिस्टम को बिलोंग करता है? ये करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि आरटी को जो सब, वो अगर मेरे मतलब कि यहाँ जिसको मतलब लिंजियोफ्रिंजियल कैविटी से लेकर के यहाँ से हमारी ट्रैकिया और फिर उसके बाद प्रिंसिपल ब्रोंकस फिर लंग्स एंड लंग्स का जो हमारा यूनिट है वो क्या है? एल्वेलाई। जो हमारे एल्वेलाई तक भी जितनी भी डिजीज होंगी केवल इसमें 4 मेडिसिन पेट्रोल 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को रेस्पिरेटरी ट्रैक का फार्मूला बनाना है तो क्योरिंग के अंदर मैं क्या करने वाला हूं? पहले तो मैं एस ग्रुप से मेडिसिन लूंगा जो उस सिस्टम को क्योर करती है। फिर उसके बाद में सिस्टमिक, जो उसका सिस्टमिक रेमेडी कौन सी हुई हमारी? पेट्रोल। अगर मैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर रहा हूं तो इन 4 में से मेरे को कोई एक मेडिसिन प्लस करनी है उसके अंदर। चारों की चारों नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, केवल एक मात्र एक पर्टिकुलर। मान लो मैं लंग्स की बात कर रहा हूँ, लंग्स कैविटी की बात कर रहा हूँ, मैं उसके प्लूरल सैक की बात कर रहा हूँ, मैं उसके एल्वेलाई यानी कि ब्रोंक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, तो दोस्त जो एयर सेल्स होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मेरे को पता होना चाहिए कि कहाँ P1 काम करता है, कहाँ P2, P3 और P4 काम करता है। ये हमारा आ गया 4 नंबर ग्रुप जो पेट्रोल स्पेशल फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। जो 5 नंबर ग्रुप हमारा कौन सा आया? वो है फेब्रिफ्यूगो, जिसको हम F ग्रुप बोलते हैं। F ग्रुप में मात्र 2 मेडिसिन है, F1 और F2। दोस्तों अगर मैंने क्योरिंग फार्मूला नर्वस सिस्टम के लिए बनाना है, यानी कि एक गैंग्लियन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि लास्ट पार्ट ऑफ द, जिसको मतलब एक्सोन एंड एक्सोन्स ऑफ नर्व्स, जो नर्व का एंड पार्ट होता है वहां से लेकर के यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं उसके अंदर इवन तक हमारे जितने 12+31 यानी कि 12 सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS के जो हमारे 31 पेयर्स हैं स्पाइनल, राइट, उनमें कहीं भी कोई विकार होगा तो उसकी सिस्टमिक रेमेडी हमारे पास केवल F1 और F2 है, राइट। तो F1 कहाँ इस्तेमाल होती है? F2 अभी आज के लेक्चर में मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ ताकि आपको फार्मूला बनाने में दिक्कत ना आए। ये होगा हमारा 5th नंबर जो हमारा ग्रुप। और 6th नंबर ग्रुप नेक्स्ट कौन सा आता है? मैंने बोला कि F में 2 ही मेडिसिन है, F1 और F2। और इसमें भी बहुत अच्छी बात है, क्या किया मैं इसका बता दूं कि F1 को मैटी बोलते हैं कि इसको इंटरनल यूज करना है, और F2 को जहां जहां F1 को आप इंटरनल इस्तेमाल कर रहे हो जिन जिन समस्याओं में, उसमें आप F2 को एक्सटर्नल अप्लाई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपकी डिजीज में जल्दी क्योरिंग मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से करके ये हमारा 5th नंबर ग्रुप हो गया। 6th नंबर ग्रुप हमारा कौन सा हुआ? आपका आ गया हेरेडिटरी ग्रुप। हेरेडिटरी यानी कि पैतृक अनुवंशिक, अनुवंशिक जो इसको हम बोलते हैं बेनरल ग्रुप। जो बेनरल ग्रुप है उसमें केवल और केवल एक ही रेमेडी है, वो कौन सी है आपको मालूम है? वो है बेन1। अब मैंने हीलर के अंदर क्या बोला? एक आपको लेना है टिश्यू रेमेडी यानी कैंसरस ग्रुप से, प्लस उसमें हेरेडिटरी रेमेडी। तो इसका मतलब आपका एक फार्मूला तो परफेक्ट हो गया। आपको मालूम है मेरे को बेनेरियो मेडिसिन को हर डिजीज में इस्तेमाल करने का राइट है, क्योंकि मैं हर डिजीज को ये मान करके चलता हूँ, चाहे मेरे को ये सोचना ही नहीं है। लोग कहते हैं नहीं ये फलां बीमारियों से वो पैतृक नहीं होती है, ये फलां बीमारी नहीं होती है, डायबिटीज होता है, बीपी शुगर होता है, नहीं, लाइफस्टाइल डिजीज में इवन अगर किसी के शरीर के ऊपर फुंसी भी होती है, एक फ्रंकल भी होता है, मैं उसको भी ये मान करके चलता हूँ कि ये इक्विवेलेंट टू कैंसर है। और उस फुंसी को मैं ये मानता हूँ ये हो सकता है ये फुंसी उसके मतलब कि माता पिता से या फार फैमिली से ये फुंसी उसको आई है, तो मेरे को उसमें मेडिसिन को इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि मैंने जब उसके मतलब कि जो एक रिसेप्टर्स है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीन्स? जीन्स का मतलब है कि एक 2 टावर,
हमारे हाथ में मोबाइल है, मैं अभी आप मेरे को कॉल करेंगे, मैं आपका रिसीव यहाँ कर सकता हूँ। इसका मतलब कि एक टावर का सिग्नल दूसरे टावर को जा रहा है, यही हमारे पैतृक है। और जो बेनरल मेडिसिन है ये क्या करती है, इन दोनों टावर के बीच में एक अवरोध का काम करती है, और इस तरफ का सिग्नल इस तरफ नहीं जाने देगी और इस तरफ का सिग्नल इस तरफ नहीं जाने देगी। जब दोनों सिग्नल आपस में नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब फोन हम नहीं कर सकते, यानी कि हमारी डिजीज अगर ट्रांसफर हो भी रही है तो हमने उसको कट डाउन करना है। यही बेनरल डिजीज का, बेनरल पर्टिकुलर रेमेडी का हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये एक इसमें सिग्नल ब्रोकर्स है, सिग्नल को ब्रोक करने का काम करते हैं, जो हमारा बेन रेमेडी रहती है, राइट। ये हमारा 6 नंबर आ गया। 7th नंबर हमारा कौन सा आया है आगे, लिम्फेटिक। यानी कि हम देखते हैं अगर हमारा बेसिक प्रिंसिपल ब्लड एंड लिम्फ है, तो अगर मैं ब्लड की चर्चा कर रहा हूं तो मेरे पास लिम्फ की चर्चा करने के लिए भी कोई बेस होना चाहिए। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंडुलर एस्पेक्ट, ग्लैंडुलर सिस्टम है, चाहे वो माइनर से माइनर ग्लैंड है, इवन स्वेशियस ग्लैंड से लेकर के हमारे थायराइड पिट्यूटरी तक, जितने हमारे मेजर, इवन लिवर तक, इवन रीनल ग्लैंड तक, इवन जो है वो हमारा इसके ऊपर लिवर के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में, उसमें हमारा जो एल ग्रुप है, जो लिम्फेटिक ग्रुप है, ये स्पेशल है। और एल ग्रुप में केवल एक ही रेमेडी है जिसके बारे में मैं आपको ये कह सकता हूँ दावे से, वो 100% आपके लिए मतलब पूरे लिम्फेटिक चैनल के ऊपर वर्क करती है, उसकी फिजियोलॉजी के ऊपर वर्क करती है, राइट। तो ये हमारा हो गया कितना, 7th नंबर ग्रुप। और 8th नंबर ग्रुप हमारा है बर्मीसाइडल, राइट। मैं सनु शर्मा, आपको मैं 5 मिनट का बीच में एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, प्लीज आप थोड़ा इनको इसके बारे में थोड़ा, जी मैं अभी आपको वापस ज्वाइन कर रहा हूँ। जी। ओके डॉक्टर्स, अभी आप सबसे जो इन्फॉर्मेशन अभी तक शेयर की गई है इस लेक्चर में, मैं उससे एक बार गो थ्रू करूँगा। जब मैं ये इन्फॉर्मेशन अभी आपसे जब शेयर करूँगा, अगर उसमें से कुछ मिस हो जाएगा, हुआ होगा, तो कृपया करके आप में से कोई भी माइक ऑन करके मुझे बता दीजिएगा कि ये चीज़, ये पॉइंट मिस हो गया है। और मैं जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की गई है उसमें कुछ अपडेट भी आपके साथ जोड़ता रहूँगा। जैसे कि आपसे शेयर किया गया है कि ये 2 लाइन्स का फॉर्मूला है, तो ये हमारा ये तो आपका हो गया डोज, ये फॉर्मूला आपके डोज बन गया। पर ये क्या डोजोलॉजी में रहता है, तो उसमें हमारा जो डोजोलॉजी है वो रहेगा कि आपका जो फर्स्ट लाइन है वो है हमारा बिफोर मील फॉर्मूला। जब भी हम पेशेंट को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें जो ओरिजिनल मेडिसिन फॉर्मूला मेडिसिन बना के देते हैं, वो हम उसे बिफोर मील और आफ्टर मील फॉर्मूला बना के देते हैं। तो जो आपका फर्स्ट लाइन फॉर्मूला है, जिसमें क्योरिंग रेमेडी है, सिस्टमिक रेमेडी है और पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपका बिफोर मील फॉर्मूला रहेगा। और वहीं पे जो आपका सेकंड लाइन फॉर्मूला है, जिसमें हमारा हीलिंग रेमेडी है, हेरिडिटरी रेमेडी है और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमारा आफ्टर मील फॉर्मूला रहता है। क्या अभी तक जो मैंने आपको ये बात बताई, आपसे यही चीज़ शेयर की गई है? आप में से कोई भी यस या नो का जवाब दे सकता है। अगर कुछ मैंने इसमें से मिस किया हो तो आप मुझे बताइए। यस सर, इट्स राइट। ओके, अभी सर मैं इसी में जो आपसे और जो उसके ऊपर शेयर किया गया था, उसमें ये चीज़ शेयर किया गया है कि जो क्योरिंग रेमेडी है वो रहेगा हमारा एस ग्रुप। तो मतलब जब भी आपको फॉर्मूला, अच्छा मैं आपसे पहले एक बेसिक चीज़ शेयर करता हूँ सर। जब कोई नया डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेगा, तो या तो वो पेशेंट को ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे प्रिस्क्रिप्शन देगा, मतलब चेक करेगा। ट्रायल एंड एरर का मतलब रहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई नया पेशेंट आ रहा है, आप उसके ऊपर ट्रायल करेंगे कि अच्छा मैं पहले उसे ये दवा दे के देखता हूँ, अगर उसको इस दवाई से असर पड़ेगा तो मैं ये दवा चलाऊँगा, अगर नहीं पड़ेगा तो मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो आपका बताया गया है क्योरिंग ग्रुप बताया गया, वो बताया एस ग्रुप। वहीं पे जो सिस्टमिक ग्रुप बताया गया है वो है ए ग्रुप, पी ग्रुप और एफ ग्रुप। और वहीं पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी जो आपसे शेयर की गई है वो है आपका रेड और जो आपका उसके साथ है आपका हीलिंग ग्रुप। पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी में आ गया और उसके बाद आपका आता है हीलिंग ग्रुप। हीलिंग ग्रुप में आपसे शेयर किया गया है सी ग्रुप, कैंसरसो ग्रुप, जो आपका वो हीलिंग ग्रुप में आएगा। अभी इसी के साथ अब हम इसको आगे जो अभी इससे आगे इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जा रही है, सर वापस आ गए हैं, वो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। यस, मैंने अभी आपको 7 नंबर ग्रुप तक बता दिया था, अभी आपको रिपीट भी कर दिया सनु शर्मा ने।
अब मैं नेक्स्ट ग्रुप जो है वो आपको 8th ग्रुप के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है वर्मीसाइडल, या फिर मैं इसको कॉमन लैंग्वेज में जो आम डॉक्टर लोग भी समझते हैं, क्योंकि हम लोग अब तक जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपैथी को छोड़ दिया जाए तो एक वर्ड कॉमन होता है, वो है एंटीबायोटिक, राइट। मैटी जी ने उसका भी बहुत ख्याल रखा है कि हमारा ये ओवरऑल जो जितनी भी हमारी हीलिंग होती है उसके अंदर जो सा वो इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं वर्मीसाइडल, स्पाइरोचीटल एंड फंगाई ग्रुप, राइट। इसको हम बोलते हैं वर्मीफ्यूगो ग्रुप। ये 8 नंबर का ग्रुप है। इसके अंदर हमारी 2 रेमेडीज रहती हैं, वर्मीफ्यूगो 1 एंड वर्मीफ्यूगो 2, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें भी एफ की तरह एक बहुत अच्छी बात की है मैटी जी ने कि वर्मीफ्यूगो 1 को उन्होंने इंटरनल यूज के लिए बोला गया है, और जहां जहां वर्मीफ्यूगो का हम यूज करते हैं जिन भी सिस्टम और जिन भी डिजीज या जिन भी कॉज के अंदर, उसके अंदर हम एक्सटर्नल वर्मीफ्यूगो 2 को इसको हम देते हैं, राइट। तो ये हो गया 8 नंबर ग्रुप हमारा। इसके साथ 9 नंबर ग्रुप मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, राइट। अगर इन सारी मेडिसिन को कैलकुलेट करेंगे तो आपको 37 टोटल मिल जाएगा। इसमें पहले मैंने 24 रेमेडीज बताई थी, जो हीलिंग, क्योरिंग प्लस इलेक्ट्रन फ्रूट की, 9, 10 और 5 24, प्लस उसके अलावा 24 के बाद 13 रेमेडीज की मैंने अभी चर्चा कर दी सिस्टम ग्रुप के अंदर। पर एक सिस्टम हमारा जिसका जिक्र अभी नहीं हुआ है, वो आप समझ सकते हैं वो क्या है, वो है स्किन, राइट। मैटी जी ने पूरे ओवरऑल स्किन ओवरहॉलिंग के लिए केवल एक रेमेडी बनाई सिस्टम के लिए, राइट। वो कौन सी है, एपीपी, एक्वा पैरेला पेले, राइट। जो ये हमारी रेमेडी है, ये ओवरऑल सारे स्किन डिजीज में प्रोक्ष और अप्रोक्ष दोनों तरह से ये काम करती है, अपनी क्योरिंग के साथ और हीलर के साथ, राइट। तो इसका मतलब ये जो बेसिक 38 मेडिसिन है, इसके अंदर मैंने 9 ग्रुप का जो डिवाइड किया, प्लस मैंने आपको 2 लाइन का फार्मूला दिया। अब कहीं भी किसी डॉक्टर को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। सिर्फ अब अगले लेक्चर में, अभी क्योंकि आज बेसिक इसके साथ मैं कवर करना चाह रहा हूं, आपको डायग्नोज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रेमेडी भी सही तब सिलेक्ट कर सकते हो जब आप डिजीज के डायग्नोसिस को सही सिलेक्ट करते हो। इसलिए आज का टॉपिक वो साथ में इंक्लूड है। तो मैं आज इनकी सिस्टमिक मींस जो रेमेडीज है 38, उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसकी डिटेल में मैं सनी शर्मा को बोलूंगा कि नेक्स्ट एज पर अर्ली जो भी आप अप्रोप्रिएट समझें, राइट, तो उस वक्त आप जो सा वो इस लेक्चर को, उसमें भी एक ही लेक्चर में बेसिक 38 के बारे में बताना थोड़ा इम्पॉसिबल काम रहेगा। उसमें हम ये प्लान करेंगे कि किसी बेसिक, जैसे पहले एक ग्रुप ले लिया तो एक लेक्चर में एक ग्रुप के ऊपर हम पर्टिकुलर चर्चा कर पाएंगे, राइट। तो ये मैंने आपको जितने ये मैंने इस करके आज चाहा आपको बताना, क्योंकि बहुत सारी डिजीज, बहुत सारे डिफरेंट डॉक्टर डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से इस वक्त भी मैं देख पा रहा हूँ अबाउट 40 डॉक्टर जो से वो हमारे क्लब में, तो वो 40 की मैं बात करूं तो वो 40 के 40 जो सा वो इसको जो सा वो इस पॉइंट को अलग अलग अपने अपने लेवल की बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो दोस्तों जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आई होप जो मैंने आपको ये 2 लाइन का फार्मूला सीक्रेट दिया है, सीक्रेट नहीं है ये, उस सीक्रेट को मैंने डिस्क्लोज किया है जो आज तक आपके लिए सीक्रेट बना हुआ था। मेरे को लगता है कि इसको फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हैं। इसकी डिटेल के बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, टाइम टू टाइम मैं भी बीच में रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और सनी शर्मा और जो हमारा पूरा सर्विस केयर सेल है वो तो आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश कर ही रहा है। हमारा दोस्तों एक ही टारगेट है कि इलेक्ट्रोपैथिक सिस्टम को इंडिया के अंदर बड़े एक व्यवस्थित तरीके से, यानी कि अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करवाना। हम किसी कंपनी को ना तो अपोज करते हैं ना सपोज करते हैं, हम केवल और केवल इलेक्ट्रोपैथी की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ही ज़्यादा अपने आप का इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, मेडिसिन तो एंड में चाहिए, बट मेडिसिन के बारे में मेरा एक ही मानना है कि जो पर्सन मेडिसिन आपको अपना रिजल्ट के लिए, एफिकेसी के लिए एश्योर करती है, आप XYZ किसी भी जो मर्जी, मैं ये नहीं कहूँगा
ये ग्रुप बेशक रविसन इंडिया इलेक्ट्रो फार्मा के साथ बिलोंग करता है, बट मैं फिर भी अपने मन से भी कभी ये नहीं बोलता हूँ कि आप रविसन की ही मेडिसिन इस्तेमाल करो। पर प्रैक्टिकल करने से पहले दो चीजें आपको सोचनी है कि क्या मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक एप्रोप्रिएट टाइम है। अगर आपको लगता है कि 5 से 10 साल अगर प्रैक्टिकल करने से मैं अपनी प्रैक्टिस, मेरी कोई बात नहीं, कल को जमेगी तो देखा जाएगा, पर पहले मैं प्रैक्टिकल करूंगा, वो आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा। मेडिसिन भी वही सिलेक्ट करो वो सारे जो उन नॉर्म को पूरा करती हो, जो आपको एफिकेसी देने के लिए एश्योर करे, जो गारंटीड करे कि हमारी मेडिसिन आपको ये पर्टिकुलर जो है वो आपको रिजल्ट देगी ही, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपको आऊंगा डायग्नोसिस के ऊपर। दोस्तों डायग्नोसिस हमारा अभी ये इसी के साथ लिंक्ड है। डायग्नोसिस में बहुत बड़ी एरर हम लोग कर जाते हैं। वहां भी हम क्या करते हैं, हम सिम्टोमेटिक करते हैं। बहुत बार, कई बार बहुत सारे डॉक्टर हमें मैसेज डालते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स फाइल्स, जो पीछे मैंने आपको बताया ना शुरुआत में कि हमारे पास कभी भी न्यू पेशेंट नहीं आता है। हमारे पास कौन सा पेशेंट आता है, हर तरफ से भटक करके वो पेशेंट आता है। जब भटक करके हमारे पास आता है ना, तो उस वक्त हमें उसको जो सा वो ट्रीट करना होता है। तो उस कंडीशन में मैं आपको बताऊं कि हमने वो जो हमें फाइल दे करके जाते हैं ना, वो इतनी बड़ी फाइल होती है कि उसको डॉक्टर खुद ही पढ़ करके मतलब एक किस्म से पजल होने वाला काम हो जाता है। हमें उसमें नहीं जाना है, हमने उस फाइल में से उन पन्नों को पकड़ना है जो पन्ने उसके कॉज की तरफ इशारा कर रहे हो, जो कारण की तरफ इशारा कर रहे हो। हमें सिम्टोमेटिक नहीं जाना है। और इलेक्ट्रोपैथी के अंदर अगर आप डिजीज को निदान करने का टेक्निक सीख जाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको दावे से बोल सकता हूं कि आपकी प्रैक्टिस इलेक्ट्रो के अंदर रातों रात चेंज हो सकती है। बट 90% आउट ऑफ 100, 90% डॉक्टर यही धोखा खा जाते हैं। वो इलेक्ट्रोपैथी को भी सिम्टोमेटिक और साइन सिम्टम के ऊपर बेस जो है वो ट्रीटमेंट के अंदर चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनको रिजल्ट एप्रोप्रिएट नहीं मिल पाते। वो तो आप समझ ही चुके होंगे कि फार्मूला बिल्कुल यूनिक है। उस फार्मूले में कहीं भी कोई सिम्टम नजर आ रहा है आपको, सिम्टम पे तो कहीं कोई हमारी रेमेडी जाती ही नहीं है, राइट। तो अब डायग्नोसिस की जहां तक बारी आती है दोस्तों, तो मैं आपको डायग्नोसिस करना कैसे उसकी तरफ नहीं लेकर के, वो भी एक लेंथी टेक्निक है, उसके अंदर फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। डायग्नोसिस में मैं टाइप ऑफ डिजीज के ऊपर चर्चा करूंगा। टाइप ऑफ डिजीज का उसका क्या मतलब हुआ कि इस यूनिवर्स में चाहे किसी भी अंग की कोई बीमारी हो, वो 3 लेवल की ही बीमारी होती है, या तो वो एक्यूट होगी, या सब एक्यूट नहीं होती है, राइट। अगर ये डायग्नोज करने में हम कामयाब हो जाएं कि इस पर्सन को ये बीमारी जो है वो एक्यूट है, या सब एक्यूट है, या क्रोनिक है, राइट, तो उस कंडीशन में उस डायग्नोसिस को पहला, इसको हम नेचर ऑफ डिजीज भी बोलते हैं, राइट। नेचर ऑफ डिजीज के ऊपर ही नेचर ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेमेडी डिजीज के अंदर आप जाते हैं और आपकी सिलेक्शन सही हो जाती है, तो दोस्तों बहुत जल्दी आपकी प्रैक्टिस एकदम से जिसको बोलते हैं ना बूस्ट हो सकती है, राइट। तो मैंने क्या बोला, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, 3 चीजों का मतलब क्या है। बहुत से इलेक्ट्रोपैथी के फिलोसोफर बोलते नहीं, इलेक्ट्रोपैथी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। दोस्तों अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था तो मैटी ने इसका नाम जो वर्ड दिया ना इलेक्ट्रो, आपको वो इसको परफेक्टेड होम्योपैथी भी बोल सकते थे, जबकि एक जगह उन्होंने लिखा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज नथिंग एल्स, इट इज जस्ट परफेक्टेड होम्योपैथी। तो इसका नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी देने के बजाय वो परफेक्टेड होम्योपैथी भी तो बोल सकते थे, जो कि उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है। बट उन्होंने क्यों इसका नाम इलेक्ट्रो दिया। इलेक्ट्रो मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब तक आप उस पॉजिटिव एंड नेगेटिव की स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप सिलेक्शन ऑफ नेचर ऑफ डिजीज, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी आप कर ही नहीं सकते। आगे चल करके आपको पता चलेगा कि जब हम डाइल्यूशन बनाते हैं तो डाइल्यूशन में भी 3 टाइप के डाइल्यूशन हमारे बनते हैं। देयर इज नथिंग एल्स फोर्थ डाइल्यूशन, यानी कि चौथा डाइल्यूशन आपको यूज करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 डाइल्यूशन इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। वो क्यों, क्योंकि देयर आर ओनली 3 बेसिक टाइप ऑफ डिजीज, फर्स्ट इज एक्यूट, सेकंड इज सब एक्यूट, थर्ड इज क्रोनिक, राइट। और जो हमारी एक्यूट डिजीज है वो पॉजिटिव इन नेचर है। अब लिखिए फिर दोबारा से एक लाइन लिख करके करिए, एक्यूट डिजीज इज इक्वल टू, या उसकी विदिन ब्रैकेट लिखो पॉजिटिव इन नेचर। अगर पॉजिटिव इन नेचर डिजीज है तो ऑब्वियसली जब आप रेमेडी सिलेक्शन के बाद उसका डाइल्यूशन सिलेक्ट करोगे तो आपको नेगेटिव डाइल्यूशन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट।
तो इसका मतलब हाइफन आगे डाल करके आप विद इन ब्रैकेट लिखो नेगेटिव डाइल्यूशन। नेगेटिव डाइल्यूशन, जो पॉजिटिव डिजीज है उसके लिए कौन सा डाइल्यूशन हुआ हमारा सिलेक्ट, नेगेटिव डाइल्यूशन, राइट। एक नंबर लाइन होगी। उसके बाद सब एक्यूट, एक्यूट के बाद क्या है, सब एक्यूट। सब एक्यूट जो सी वो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि उसमें दोनों टाइप की कैटेगराइज होती है। उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है, ना तो वो एक्यूट होता ना वो सब एक्यूट होता, वो सेंट्रलाइज्ड डिजीज, पार्ट ऑफ नेचर ऑफ डिजीज होता है, राइट। जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो मैटी ने उसका जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है वो भी, सिलेक्शन ऑफ डाइल्यूशन है ना, वो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ही रखा है। यानी कि अगर मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाइल्यूशन दूंगा, राइट, तो ही मैं सब एक्यूट डिजीज के फार्मूला में रिजल्ट ले पाऊंगा, राइट। तो ये हो गया आपका। और नंबर 3 के ऊपर क्रोनिक, जो क्रोनिक नेचर है हमारी वो क्या कहलाती है, विद इन ब्रैकेट लिखो नेगेटिव इन नेचर। उस डिजीज की नेचर क्या हुई, नेगेटिव। और नेगेटिव नेचर के लिए हमें कौन सा डाइल्यूशन लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डाइल्यूशन जो सा वो हमारा है, वो ही हमारी क्रोनिक डिजीज में वर्क करेगा, राइट। अब तीन चीजें क्लियर होगी। एक्यूट नेचर है तो हमें नेगेटिव डाइल्यूशन लेना है, सब एक्यूट नेचर है तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि न्यूट्रल डाइल्यूशन ही लेना है। अगर हमारी क्रोनिक डिजीज है, नेगेटिव नेचर है, तो उसके लिए पॉजिटिव डाइल्यूशन ही लेना पड़ेगा, राइट। ये हो गया आपका नेचर ऑफ डिजीज के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन के अंदर जो हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, ये डाइल्यूशन होते कौन से हैं। अब यहाँ भी थ्योरी थोड़ा सा अलग हट करके मतलब कि हो जाती है, राइट। वो थ्योरी क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, एक डाइल्यूशन से लेकर के 4 डाइल्यूशन, 3 डाइल्यूशन तक पॉजिटिव, 3 से लेकर के 10, आई डोंट नो ये वो लोग कहाँ से इस थ्योरी को लेकर के आए हैं। बट जबकि जो मेडिकल लिटरेचर देखने को आज तक मिला है, उसके अंदर उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 डाइल्यूशन से ऊपर कहीं उसका जिक्र किया हुआ ही नहीं है, राइट। मैं आपको बता दूं, जो पॉजिटिव डाइल्यूशन है उसको हम बोलते हैं D4। D4 विद इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं फर्स्ट डाइल्यूशन। D4 मींस फर्स्ट डाइल्यूशन, राइट। उसके बाद 2 नंबर के ऊपर सब एक्यूट के लिए जो हमने बोला न्यूट्रल, जो न्यूट्रल डाइल्यूशन होता है जिसको पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं D5। और D5 की विद इन ब्रैकेट लिखो न्यूट्रल। और जो ऊपर मैंने फर्स्ट डाइल्यूशन बोला ना, D4 को फर्स्ट बोला ना, D5 को सेकंड डाइल्यूशन बोलते हैं। जो इवन हमारा जो सेकंड डाइल्यूशन बनता है वो ही न्यूट्रल जो है वो डाइल्यूशन कहलाता है। 3 नंबर पे जो मैंने बोला कि नेगेटिव डाइल्यूशन, जो नेगेटिव डाइल्यूशन है हमारा, वो हमारा D6 कहलाता है। और D6 को हम थर्ड डाइल्यूशन के रूप में भी जानते हैं, राइट। तो 3 पर्टिकुलर डिजीज, नेचर ऑफ डिजीज के लिए 3 डाइल्यूशन हो गए। तो मेरी बात छोड़ दीजिए, केवल क्या होता है कि कोई इंसान प्रैक्टिस कर रहा था, उसका अपना हाथ बन जाता है। आपको जानकर के ये खुशी भी होगी, मोर देन 15,000 प्लस डॉक्टर बेंचमार्क आज रविसन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और सारे के सारे पिछले कम से कम भी 10 से लेकर के, क्योंकि रविसन की मेन फ्लोरिशिंग हुई है 2009 के बाद। 2009 ये 1990 से 89 से वर्क कर रही है, बट जो इसको ओपन वाइड किया गया था वो 2009 में इसको किया गया था। जब उसको हमने ओपन वाइड किया, तो उस ओपन वाइड के बाद हम ये बात बताने में सक्षम हो पाए कि आपके लिए 3 टाइप ऑफ डिजीज का, और मोरा जी अपना साउंड म्यूट कर दे प्लीज। तो जो 3 टाइप के हमारे डाइल्यूशन होते हैं, उसके अलावा हमें चौथे में जाने की जरूरत होती ही नहीं है। तो इसको करते करते अगर 15,000 डॉक्टर अच्छे तरीके से रिजल्ट ले रहे हैं, और वो गिनती पर ईयर अब बढ़ती ही जा रही है, वो बात अलग है कि हमें आज की डेट में जिस लेवल पे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इन लोगों को ही फीड कर पाना बहुत मुश्किल काम हो पा रहा है। अब बहुत जल्दी रविसन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक फार्मा हो सकता है अगले 4 से 8 महीने के अंदर एक न्यू यूनिट के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ को जा रहा है। इसीलिए क्योंकि मेडिसिन की डिमांड के ऊपर ही आपकी आगे आपूर्ति जो है वो की जा सकती है। तो दोस्तों, ये जो मैंने 3 डाइल्यूशन की बात, नेचर ऑफ डिजीज जो मैंने आपको डायग्नोसिस के बारे में बताया है, नेचर ऑफ डाइल्यूशन के बारे में जो मैंने बताया है, ये शायद बहुत सारे लोगों को पता हो भी सकता है। मैं ये दावा नहीं करता नहीं पता होगा, पर मैं ये दावा जरूर करूंगा कि पता होने के बावजूद भी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उस लेवल की मेडिसिन अभी तक आपको नहीं मिल पाई है। तो ये था एक
डायग्नोसिस को लेकर के, जो इसके साथ में क्लब करना चाहता था, राइट। अब एक पॉइंट में जरूर और आपका बहुत एक बेसिक पॉइंट आ रहा था कि डाइल्यूशन बनाने का जो टेक्निक है, जो रेशो है, वो क्या होनी चाहिए। 3 नंबर पे ये बात आप जरूर अंडरस्टैंड करें। कोई कहता कि 1:9 की रेशो, कोई कहता 1:37 की रेशो, कोई 47-49 की रेशो, कोई 1:99 की रेशो बोलता है। दोस्तों, मैटी जी के जितने सिद्धांत भी आज तक हमें पढ़ने को मिले, उसके अंदर कहीं भी 1:9 की रेशो के अलावा कोई हमारे पास प्रूफ है ही नहीं है। यानी कि जब मेडिसिन बेसिक जहां से बननी शुरू होती है प्लांट से, जब प्लांट का क्रूड फॉर्म निकलता है, उसको उस इंडिविजुअल प्लांट के क्रूड फॉर्म को हम बोलते हैं D1, और वहीं से हमारी 1:9 की रेशियो शुरू हो जाती है। 1 पार्ट प्लस 9 पार्ट डिस्टिल्ड वाटर, 1 पार्ट मेडिसिन, 9 पार्ट डिस्टिल्ड वाटर इज इक्वल टू नेक्स्ट हमारा जो D2। अगर D1 का हमने 1 पार्ट लिया प्लस 9 पार्ट डिस्टिल्ड वाटर, तो हमारा D2 बना। D2 को भी हम जो है वो D1 को बोलते हैं क्रूड फॉर्म ऑफ द प्लांट, और D2 को बोला जाता है सब्सटेंस ऑफ द प्लांट। और जब D2 1 पार्ट प्लस 9 पार्ट डिस्टिल्ड वाटर इज इक्वल टू D3 बनता है, उसको बोला जाता है, जो D3 को हमारा ओरिजिनल स्पाइरिक एसेंस, राइट। उसको 1:9 की रेशियो से तोड़ा। आगे D3 से ही हमारा जो सा D4 बनता है, जिसको फर्स्ट डाइल्यूशन बोला गया। D4 से आगे D5 बनता है, जिसको सेकंड डाइल्यूशन। D5 से D6 बनता है, उसको हम बोलते हैं थर्ड डाइल्यूशन। दोस्तों, 1:9 के रेशियो के अलावा कोई रेशियो रॉयल नहीं है। इवन मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम तो फार्मा कंपनी है, हम बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि वास्तव में जो लोग 1:47 बोलते हैं, 1:49 बोलते हैं, 1:99 बोलते हैं, क्या उसका कोई मतलब है। हमने अपने लेवल पे उसको क्रॉस चेक करने की कोशिश की, तो हमने पाया जो रिजल्ट रविसन के अंदर, रविसन के ओरिजिनल रेमेडीज के अंदर 1:9 की रेशियो से मिले हैं, वो 1:49, 1:39, 37, 1:99, ये कोई रेशियो उसके आगे काम नहीं की। उसमें रिजल्ट की वेरिएशन बहुत बड़ी हो जाती है। यानी कि अगर 1:9 की रेशियो से मैं पेशेंट को मान लीजिए 7 to 10 डे के अंदर अच्छा करता हूं, तो जो 1:99 की रेशियो, उसमें 1 महीना भी लग सकता है, एक महीने से लेकर के 1 साल तक लग सकता है। बट अगर मैं 1:9 की रेशियो से चलता हूं, तो मेरे को रिजल्ट जो है वो बहुत एग्जैक्ट मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि रेशियो ओनली 1:9। नेचर ऑफ डिजीज जो डायग्नोसिस है ओनली 3 टाइप, और मैंने डाइल्यूशन भी 3 टाइप के बताए हैं, और प्लस मैंने आज आपका बेसिक फंडा ये कवर करने की कोशिश की कि फार्मूला आप कैसे बनाएंगे किसी भी बीमारी के लिए। ओके, तो इसके साथ मैं आज के अपने इस जो ब्रीफ लेक्चर था उसको मैं ब्रीफ करता हूं। तो ओवर टू डॉक्टर, प्लीज, ओवर टू सनम शर्मा प्लीज। थैंक यू सर, आपने इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज किया और ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। अभी मैं सारे डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक अभी स्टार्ट ना करें। सर देखिए, अभी आज हमने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं। जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपको हम क्लेम करते हैं कि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ काउंट सिस्टमैटिक के प्रोडक्ट्स पे आपको 100% रिजल्ट दिलवाएगी। आप जो ये फॉर्मूला मेकिंग की आपको प्रोसेस बताई गई है, आप चाहें तो इससे किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट से अपना फॉर्मूला बना के प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है जिन प्रोडक्ट से आपको रिजल्ट ना भी मिल रहा, उनसे भी आपको प्रोडक्ट से रिजल्ट मिलना शुरू हो। पर हाँ, वहीं पे जो ये फॉर्मूला है, ये हमारे कंपनी के जो डॉक्टर से जो जुड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जब उस चीज़ को एज एक्सपेरिमेंट किया, अपने पेशेंट्स पे यूज़ किया, तब जाके जो ये 2 लाइन का फॉर्मूला हमने आपसे शेयर किया है, ये तब जाके हमें ड्राइव हुआ है, हमें मालूम पड़ा है। तो इस आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि एक बार आप हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को भी यूज़ करके देखें, और उस यूज़ आपको इस चीज़ के लिए करना है कि आपको कॉस्ट स्टडी मालूम पड़े, डिफरेंस मालूम पड़े कि आप जो और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें, और जो हमारा ये प्रोडक्ट है जिसके जरिए हम आज इतने ज़्यादा पेशेंट्स को ठीक कर पा रहे हैं, उस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। इसी के साथ जो ये लेक्चर है, इसका हमने स्क्रीन रिकॉर्ड भी किया है, तो वो जो रिकॉर्डिंग है वो मैं इस ग्रुप में वापस डाल दूँगा। जब वो रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब उस रिकॉर्डिंग को एक बार देखें, और कल मैं मोस्ट प्रोबेबली मंडे
तक, मंडे को मैं आपसे उस ग्रुप में दोबारा इंट्रोडक्शन करूँगा और ग्रुप में ओपन हाउस रखा जाएगा। तो मंडे तक आप डॉक्टर्स एक बार इस जो ये सेशन हुआ है इसके वीडियो को दोबारा से देखें और जो पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं उन पॉइंट्स को कंफर्म कीजिए और उस जो मंडे को हमारा ग्रुप में ओपन हाउस सेशन रहेगा उसमें उन पॉइंट्स पे आपसे डिस्कस किया जाएगा और इस इन्फॉर्मेशन को, इस नॉलेज को आपको आगे कैसे प्रोवाइड किया जाए और इस नॉलेज को आगे जो हमें इस नॉलेज के बेसिस पे और नॉलेज गेन करनी है जिससे हमारी प्रैक्टिस में बढ़ोतरी हो और एक अच्छा प्रैक्टिस हमारी एक अच्छी बने, वो नॉलेज हमें कैसे पानी है, हम उस चीज़ पे भी आगे चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको एक बार कंपनी के मोटो और जो कंपनी आज क्या काम कर रही है, किस तरह से डॉक्टर्स के साथ मिलकर वर्क कर रही है, उसके बारे में आपसे बताएं। सर प्लीज़ अपना जी माइक ऑन सभी को नमस्कार साथियों। आज अच्छा दिन है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। तो बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे जो मेंटर हैं, मार्गदर्शक हैं, डॉक्टर सुनील शर्मा जी का आज शुभ दिन, जन्मदिन है। तो इसकी आप सबको बधाई और शर्मा जी को शुभकामनाएं कि आज आप लोग हमारे बीच में अपना कीमती समय निकाल के लेक्चर भी दे रहे हैं और हमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अभी जो ये आयोजन हमारे प्रिय सनम शर्मा ने ये किया है आज के दिन के लिए, ये आप सबों की सहयोग से हुआ है और आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो यहाँ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है अक्षर आप इनको लिखें, अमल करें, रिवाइज करें। जहाँ कहीं आपको लगता है कि कुछ समझ में ना आई हो बात, तो उसको आपको दोबारा से हमारे से डायरेक्ट कॉलिंग करें या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से लिख के भेज दें। मुझे लगता है कि आज जो पहला चैप्टर जो डोसोलॉजी के ऊपर और सिलेक्शन जो फार्मूला बनाने का जो तरीका बताया गया है, ये बड़ा यूनिक है, बड़ा सिंपल है, इसमें कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं कि ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं। अगर आप इस सेट फार्मूले के ऊपर काम करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 100% हमारी प्रैक्टिस में एनहेंसमेंट होगी, बढ़ोतरी होगी। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो पेशेंट ठीक होगा, पेशेंट ठीक होगा तो वो हमारी इनकम का सोर्स भी वही है, तो उससे हमारा भी लाइफस्टाइल में चेंज आता है और अपना घर गृहस्थी सोशल स्टेटस भी बनता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और हमारी कंपनी की ओर से समय समय पर इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे देश भर में हमारा ये नेटवर्क काम कर रहा है। कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर हमारा काम ना चल रहा हो और आप लोगों का आशीर्वाद हमें बराबर मिल रहा है। आपकी इस सहयोग की कामना करते हुए मैं आज के इस सफल सेशन के लिए आप सबों को बधाई देता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब भी हम मिले आप एक नए कलेवर के साथ, नई जानकारी के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ भी आए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी रहे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले, तो उससे हमारे कार्यक्रम को और ज़्यादा ताकत मिलती है, एक और समृद्धि होती है और हमें भी एक रास्ता मिलता है। तो हो सकता है कि कई जगह हम कमज़ोर हो, मतलब कोई बात आपको समझाने में असमर्थ हो, आपकी ओर से हमें कोई सुझाव मिल जाए तो आपका सुझाव आमंत्रित है। हर बात हमारे से कही हुई फाइनल नहीं है। आपके प्रैक्टिकल अनुभव में आप बहुत वरिष्ठ लोग हैं, आपके अनुभवों से हम सीखते हैं और उन्हीं का ही जो निष्कर्ष, जो एक्सपेक्ट है वो निकाल करके हम अगले लोगों तक लेके जाते हैं। ये कंपनी की नीति रहती है और रविसन इंडिया परिवार आप लोगों का अपना परिवार है। आपका चंबा में सदैव स्वागत है और जब कभी हमारा फिर से आपके बीच में आने का मौका मिला तो हम आपसे जरूर रूबरू होंगे। बहरहाल आज की शाम को हम यही संपन्न करते हैं और आपको शुभ रात्रि के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सर, नमस्ते। नमस्कार सर। हैप्पी बर्थडे सर। शुभ रात्रि सर। हैप्पी बर्थडे सर। संजीव सर को हैप्पी बर्थडे। नमस्ते। हैप्पी बर्थडे संजीव सर।